गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, आज हम जानेंगे अली सरदार जाफ़री के बारे में, है ना। वो क्या थे, कौन थे, है ना, क्या क्या उन्होंने लिखा। तो ये आपकी जो वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित होने वाली है। अगर आप किसी भी तरह के कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको एनसीईआरटी बेस्ड सारे पॉइंट मिल जाएंगे कि भाई अली सरदार जाफ़री कब पैदा हुए, कब इन्होंने वफ़ात पाई, कहाँ पैदा हुए, है ना, और कौन कौन सी इन्होंने किताबें लिखी हैं या इन्होंने कौन सी गज़लें या नज़में लिखी हैं। तो इस तरह से ये अच्छी सी एक आपको इन्फॉर्मेशन एक शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगी। अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। अली सरदार जाफ़री 1913 में पैदा हुए थे और 2000 में उनकी वफ़ात हो गई थी। अली सरदार जाफ़री बलरामपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। लखनऊ, दिल्ली और अलीगढ़ में तालीम हासिल की। उनकी उम्र 23-24 साल रही होगी जब उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ। ये इब्तिदा से ही इस तहरीक में शामिल हो गए। यहाँ तक बात क्लियर है। भाई सरदार जाफ़री साहब कहाँ पैदा हुए? 1913 में उत्तर प्रदेश के एक ज़िले बलरामपुर में पैदा हुए थे। ठीक है। और उन्होंने तालीम कहाँ कहाँ हासिल की? लखनऊ, दिल्ली, अलीगढ़। ठीक है, यहाँ तालीम हासिल की। उसके बाद 23-24 साल की उम्र के रहे होंगे तभी तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हो गया। आपको पता है 1936 में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ है बाकायदा इंडिया में। ठीक है, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी साल के रहे होंगे और वो इब्तिदा से ही इस तहरीक में शामिल हो गए थे। ठीक है, आगे लिखते हैं। लखनऊ में सब्त हुसैन और मजाज के साथ मिलकर उन्होंने नया अदब के नाम से एक रिसाला निकाला। ठीक है, अब आपको पता है मजाज जो है ये बहुत बड़े शायर हैं, है ना। इनके साथ और सब्त हसन के साथ मिलकर उन्होंने एक रिसाला निकाला। क्या नाम था उसका? नया अदब। ठीक है, बाद में वो मुंबई चले गए और वहीं मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली, यानी परमानेंट वहीं रहने लगी। और इंतकाल भी मुंबई में ही हुआ। कब हुआ? यह भी आपने पढ़ा, 2000 में हुआ। ठीक है, आगे लिखते हैं। सरदार जाफ़री शायर भी थे, नक्काद भी। खून की लकीर, एशिया जाग उठा उनकी इब्तिदाई शेरी मजमूए हैं। ठीक है, एशिया जाग उठा या खून की लकीर ये उनके 2 शेरी मजमूए हैं और वो शायर के साथ साथ नक्काद भी थे। ठीक है, बाद के मजमूओं में एक ख्वाब और पैराहन शरर और लहू पुकारता है काबिल ज़िक्र है। और उसके बाद भी इन्होंने 3 मजमूए ये और लिखे हैं। ठीक है, अब लिखते हैं। सरदार जाफ़री का शुमार तरक्की पसंद फ़िक्र के नुमाइंदा अदीबों में होता है, यानी उनका शुमार किस में होता है? तरक्की पसंद फ़िक्र में, क्योंकि तरक्की पसंद तहरीक से वो वाबस्ता हो गए थे स्टार्टिंग में ही। ठीक है, उनकी तसनीफ़ तरक्की पसंद अदब इस तहरीक से मुताल्लिक़ एक अहम किताब है। ठीक है, यानी उन्होंने एक तसनीफ़ भी की जिसका क्या नाम रखा? तरक्की पसंद अदब। ठीक है, जिसमें सारी बातें, उसूल और क्या कैसी है तरक्की पसंद तहरीक, वो सारी चीज़ें उसमें उन्होंने लिखी होंगी। ठीक है, उन्होंने गुफ्तगू के नाम से एक रिसाला भी निकाला। ठीक है, उनका एक और रिसाला निकला। क्या नाम है उसका? गुफ्तगू। ठीक है, कबीर, मीर और गालिब से उन्हें बहुत दिलचस्पी थी, यानी कि 3 अपने दौर के बड़े बड़े शायर कबीर, मीर और गालिब, है ना, उनसे काफ़ी उन्हें दिलचस्पी थी। और उन्होंने उन तीनों के उर्दू कलाम को क्या करा? देवनागरी रस्मुल ख़त में अपने तारुफ़ी मुक़दमों के साथ शाया किया, यानी जो उनका कलाम था उसके आगे अपना एक मुक़दमा लिखा, है ना, जिसमें इन सब की तारीफ़ की होगी और अलग अलग सबके मुक़दमे के साथ उनके दीवान को क्या कर दिया? शाया कर दिया। आगे लिखते हैं। सरदार जाफ़री की शेरी तख़लीक़ात में नई दुनिया को सलाम एक तवील नज़्म है। ठीक है, ये जो आपने पढ़ा कि भैया इनकी शेरी जो तख़लीक़ात है उसमें नई दुनिया को सलाम जो है वो क्या है? इनकी बहुत तवील एक नज़्म है। ठीक है, अब लिखते हैं। सरदार ने ये नज़्म हिंदुस्तान की आज़ादी से 1 साल पहले 1946 में लिखी थी। नज़्म का बुनियादी मौजू मगरबी सरमराज और सरमायादाराना निज़ाम की मुखालफत है। आपको पता है जो अंग्रेज़ आए थे उन्होंने किस तरह से हमें ग़ुलाम बना के रखा था, है ना, किस तरह से वो सरमायादाराना जो निज़ाम था वो चल रहा था, है ना, मज़लूमों को मारा जा रहा था, उनका इस्तेसाल किया जा रहा था। ठीक है, तो उसकी ही मुखालफत में इस नज़्म को उन्होंने लिखा था।
جدوجہد اور انقلاب کی دعوت کے بعد، یعنی انہوں نے پہلے کیا کہا، پہلے لوگوں سے کہا اٹھو جدوجہد کرو، انقلاب کرو، ہے نا، اپنے حق کے لیے لڑو، جو غلط ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، چپ رہ کے کوئی فائدہ نہیں ہے نا، یہ ساری چیزیں کہی ہیں۔ اس کے بعد ایک خوشگوار مستقبل کی امید پر ختم ہوئی ہے، یعنی پہلے انہوں نے دعوت دی، لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے حق کے لیے جاگو، سمجھو، ہے نا، اور اس کے بعد کہ اگر آپ سمجھیں گے، جاگیں گے، جلدی سے ہوش میں آ جائیں گے کہ ہاں ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے، تو آپ کا مستقبل جو ہے بہت اچھا ہوگا، ہے نا۔ اس امید پر انہوں نے نظم کو ختم کیا ہے، اور نظم کا انداز جو ہے وہ کیسا ہے، تمثیلی ہے، ٹھیک ہے۔ تمثیلی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو متحرک چیزیں نہیں ہیں ان کے اندر بھی جان ڈال دی جائے، ٹھیک ہے، ایسا لگے کہ وہ بھی ہم سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک، چلیے۔